मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 का 4 पार्ट। कौन सा पार्ट करेंगे? 4 पार्ट्स करेंगे, ठीक है। क्योंकि 3 पार्ट्स तक हम लोग जो है नलियों की विशेषता यानी मुख्य नाले में जमाई गई ईंटें बने, कैसे ईंटा वहां पे नाली कैसा बना हुआ था, ये सब पढ़ा दिए हैं हम। चलिए आज हम लोग को स्टार्ट करना है गृह स्थापत्य, यानी वहाँ का घर की बनावट किस तरह से थी और कौन से ईंटें थे, किस टाइप का आकार था, वो सारा चीजें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, गृह स्थापत्य मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय यानी वहाँ और पहले से लोग रहते थे। कई भवन एक आंगन पर केंद्रित थे। कई भवन जैसे कि ये घर हो गया ना, बीच में सिर्फ आंगन होता था, ठीक है। जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। जैसे ये आंगन हुआ ना, आंगन तो यहाँ भी कमरा, यहाँ भी कमरा, यहाँ भी कमरा, यहाँ भी कमरा, यहाँ भी, और यहाँ दरवाजा। इस टाइप का जो है मकान बना हुआ मिला था, कमरा। आंगन खाना पकाने, कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था। यानी आंगन जो है खाना पकाने वाला भी जगह था, बीच में बनाया हुआ चूल्हा वगैरह, कताई करने जैसी गतिविधियां का केंद्र भी था। उसके बाद प्रत्येक मकान में एक स्नानागर होता था, स्नान घर होता था। स्नान घर जैसे आज हम लोग उसको बाथरूम बना दिए हैं कि उसी में नहाने वाला अटैच कर दीजिए और बाथरूम के बना दीजिए। तो नहाने वाला स्नान घर होता था प्रत्येक घर में। गृह वहाँ की विशेषता बतला रहे हैं गृह के लिए। तो कई मकानों में कुएं भी थे। क्या थे? कुआं, क्योंकि पहले उतना हैंडपंप नहीं था तो कुआं से ही लोग पानी पीते थे, तो कुआं भी थे। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। कितने थे कुएं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, सवाल जो है ना, ये आपको कहीं पूछा जाएगा जरूर। मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। कितना कुएं थे? 700। उसके बाद है मकानों में भूमि तल बनी दीवारें, खिड़कियां नहीं थी। और जो मकान बना होता था उस पे जो है ना खिड़की नहीं होती थी, क्योंकि मोटा मोटा दीवार होता था, अंधेरे में तख्ता बना दिया जाता था जो दीप उप जलाने के लिए। लेकिन इस टाइप का जो है मकानों में भूमि तल के बनी दीवारें नहीं होती थी। तो याद रखना है मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे है हड़प्पा सभ्यता में सार्वजनिक भवन। सार्वजनिक भवन कैसा था? तो मेन मेन गांव की संख्या, आवासीय जहाँ लोग रहते थे, अब सार्वजनिक है। तो उत्खनन में सार्वजनिक राजकीय भवनों के अवशेष मिले। एक अवशेष मोहनजोदड़ो से मिला, 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा और 71 मीटर लंबा। इतना, यानी देखिए 70 मीटर लंबा, 24 मीटर चौड़ा, 71 मीटर लंबा व इतना चौड़ा की एक वर्गाकार कक्ष अवशेष प्राप्त हुआ हो। इस तरह की चीजें जो है हड़प्पा में सार्वजनिक मोहनजोदड़ो से मिला था, ये वाला चीजें जो कि एक वर्गाकार कक्ष अवशेष प्राप्त हुआ, जिसे 20 स्तंभ मिला। वर्गाकार कक्ष ऐसे पता मिला जिसमें 20 गो स्तंभ मिला हो, 20 गो स्तंभ मिला, स्तंभ। एक अनुमान के अनुसार इस भवन का उपयोग आपसी विचार विमर्श, धार्मिक आयोजन, सामाजिक सामाजिक आयोजन के लिए किया हो जाता है। समाज के बैठने उठने के लिए, मतलब भवन छोटा सा बनाना जो होता है वो था, ठीक है ना। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार। हड़प्पा सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। विशाल स्नानागार जैसे कि ये हो गया विशाल स्नानागार, आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता था। विशाल स्नानागार है, स्नान घर ऐसे बना होता था। तो एक बीच में जो है तालाब टाइप का बना होता था, जिसको हम लोग कहते हैं स्नानागार। जो एक आयताकार जलाशय होता था, क्या होता था? आयताकार रूप में होता था, एक गलियारे से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है, जहाँ 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 जो है मोहनजोदड़ो क्या है? एक सार्वजनिक स्थल। वही चीज यहाँ पे हम फिर से एक बार देख लेंगे, जो कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय होता है और चारों ओर एक गलियारे से घिरा हुआ है। मोहनजोदड़ो एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल है। यहाँ जो है आपको विशाल 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 दुर्ग जो कि 54.86 इंटू 33 मीटर में स्थित है, स्नानागार।
यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक सबसे बड़ा मिला था 54.86 मीटर स्नानघर जो नहाने वाला होता है वो। यहाँ जो है 39 फुट यानी 11.88 मीटर लंबा, 23 फुट यानी 7.01 मीटर चौड़ा, 8 फुट 2.4 मीटर गहरा स्नानागार मिला था मोहनजोदड़ो में। कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में ये मिला था। ये क्वेश्चन पूछेगा कि मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला, उसकी चौड़ाई तो याद रखिएगा 39 फुट। फुट में पूछेगा तो 39, अब मीटर में पूछ दिया ना तो 11.88। फिर फुट में पूछेगा चौड़ाई तो 23, अगर पूछ दिया मीटर में तो 7.01 मीटर, फिर 8 फुट फिर 2.44 मीटर। ठीक है। और उसके बाद है इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी होती थी। जिस तरह से आज हम लोगों का घाट होता है छठ पूजा करने वाला ना, ऐसे सीढ़ी बना हुआ नीचे उतरने के लिए, उसी तरह से इसमें जो है ना उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। जलाशय के किनारे पर ईंटों का जमा कर तथा जिप्सम के गारे का प्रयोग किए जाते थे। जिप्सम जो चूना पत्थर होता है वो, और ये ईंटों का आकृति को बनाकर सीमेंट टाइप के, जिप्सम टाइप के बनाकर उसको बनाया जाता था। इसे जलबद्ध किया जाता है। इसको क्या किया जाता है? जलबद्ध किया जाता है। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे दोस्तों है कि इसके 3 और कक्ष बने हुए होते थे स्नानागार के, जिनमें एक बड़ा कुआं था। एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक और बगल की गलियारे में छोटी संरचना थी जिसमें जो है 8 वो स्नान घर बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नान घर बने होते थे। इस टाइप के जो है स्नान घर वहाँ पे बना हुआ होता था। जैसे स्नान घर नलियाँ गलियारे के साथ बने एक नाले में मिलते थे। और जैसे ये नाली है तो ये घर हुआ, इस घर में स्नानागार बना हुआ, तो स्नान घर तो यहाँ नहाएगा लोग, तो पानी नदी आएगा नाला में, इसके माध्यम से बड़ा नदी में जाती थी पानी। ठीक है। अब है हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना। नगर निर्माण वहाँ का कैसा था? हड़प्पा का था एक नगरीय सभ्यता। बस्तियां 2 भागों में विभाजित थी। पहले को दुर्ग एवं निचला शहर कहते थे। दुर्ग ऊंचाई पे होता था, निचला शहर नीचे होता था, इसीलिए इसको कहा जाता है एक दुर्ग, एक को निचला शहर। सड़कें ग्रिड पद्धति पर आधारित है। सड़क जो है वहाँ का ग्रिड पद्धति पर आधारित है, विशेषता है। सर पक्की ईंटों से बनी ढकी हुई नालियां भी होती थी। जल निकासी का उत्तम प्रबंध होता था। विशेष प्रकार के भवनों का निर्माण जैसे स्नानागार, अन्नानगर इत्यादि होते थे। स्नानागार लोग जो स्नान करते थे, अन्नानगर जो मतलब जौ गेहूं जो भी होता था इसमें भंडारित किया जाता था। उसके बाद नेक्स्ट है घरों नलियों की मुख्य नाली से जुड़ी होती थी। घरों की नालियाँ जो है मुख्य नालियों से जुड़ी हुई थी। अगर छोटा सा नाली घर में अगर है ना तो बड़े ऐसे छोटा सा नाली, और ये मेरा घर हुआ तो यहाँ से छोटा सा हम पानी गिराएंगे तो बड़ा नाला में आता था। ठीक है ना। उसके बाद पक्की ईंटें तथा मिट्टी से बने मकान भी यहाँ के विशेष महत्व को दर्शाता है। 2 मंजिला मकानों का निर्माण भी यहाँ पे हुआ था सबसे पहले हड़प्पा में ही। 2 मंजिला भवन हड़प्पा। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, ज़्यादा ऊंचाई होता था। तो उसके बाद ये हड़प्पा की विशेषता हो गया। अब मोहनजोदड़ो की सभ्यता की विशेषता क्या है? एक नियोजित शहर केंद्र। मोहनजोदड़ो एक विस्तृत नियोजित शहर था। सुनते जाना है सिर्फ। मोहनजोदड़ो क्या था? एक विस्तृत नियोजित शहर था। यह शहर 2 टीलों पर बना था। एक टीला ऊंचा किंतु छोटा भी था। जैसे दुर्ग था, एक छोटा दुर्ग और एक बड़ा मतलब छोटा जो ऊपर होता था और बड़ा एक नीचे होता था। और एक टीला ऊंचा किंतु दूसरा छोटा। पुरातत्वविद इसे दुर्ग मानते थे। यह टीला मजबूत किलेबंदी अथवा दीवारों से घिरा होता था। मजबूत किलेबंदी अथवा दीवारों से घिरा है। निचला टीला अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत तथा नीचे बना था। यह विस्तृत क्षेत्र मुख्य नगर माना जाता है। और ये जो है ना दोनों टीले के बीच एक और होता था, उसको मुख्य नगर माना जाता है। क्या माना जाता है? मुख्य नगर। चलिए हम लोग आगे करेंगे। आगे सुनियोजित निचला शहर क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो के निचले भाग में अनेक मकान प्राप्त हुए।
मोहनजोदड़ो अगर ये ऊंचाई पे मिला तो यहाँ नीचे भाग में बहुत सारे गांव और संख्या मिला बहुत ज्यादा। ये मकाने सुनियोजित प्रकार से किए गए थे, सुनियोजित यानी अच्छे ढंग से बनाए गए। यहाँ मुख्यतः यहाँ के मकान एक मंजिल होते थे, एक मंजिल छोटा छोटा एक मंजिला होते थे। कुछ मकान दो तीन मंजिले का भी होता था, कुछ कुछ मकान जो था दो मंजिल का भी बना होता था और तीन मंजिलों का भी बना होता था। सुरक्षा की दृष्टि से घरों के दरवाजे सामने सड़क पर खुलकर पीछे गली में खुलते थे, यानी सड़क से अगर कोई घर में घुसा तो पीछे से दरवाजे से बाहर भी जा सकते हैं, इस टाइप के बना होता था। घरों में सामान्यतः माध्यम में एक विस्तृत आंगन हुआ करता था, जिस तरह से आज होता है उसी तरह से बीच में आंगन, डाइनिंग हॉल हम लोग कहते हैं, जिससे चारों ओर कमरे होते थे और घरों में ही पानी पीने के पानी के लिए कुआं होते थे। ये सारा चीज पहले कुआं से ही पानी, कपड़ा खींचना, पानी का व्यवस्था होता था पूरी तरह से। उसके बाद है दोस्त यहाँ पे सुदृढ़ जल निष्कास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की जल निष्कास व्यवस्था अत्यंत दृढ़ थी। सड़कों के किनारे पक्की ईंटें बनी हुई ढकी हुई नालियां होती थी। ये नालियां मोहनजोदड़ो नगर को स्वच्छ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, दृढ़ जल निष्कास व्यवस्था। मोहनजोदड़ो की जल निष्कास अत्यंत दृढ़ थी। सड़कों के किनारे ईंटे से पक्की नालियां बनी होती थी। ये नालियां मोहनजोदड़ो को स्वच्छ रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, नेक्स्ट है विस्तृत सड़क निर्माण। वहाँ की सड़क का निर्माण। मोहनजोदड़ो में सड़कों का विस्तृत जाल बिछा हुआ था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। मोहनजोदड़ो की सड़क एक दूसरे पे किस पे काटती है? समकोण पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है, पर काटती है। सड़कों की चौड़ाई 9 से लेकर 33 फुट की होती थी। 9 मीटर से लेकर 33 फुट तक की होती थी। 33 फुट चौड़ी सड़क को विद्वान राजकीय सड़क मानते हैं। अगर 33 फुट अगर कोई सड़क चौड़ा आज तो ज्यादा ही हो जाता है, तो इसे जो है विद्वान लोग राजकीय सड़क माना जाता है। उसके बाद है दोस्तों यहाँ पे विशाल एवं सार्वजनिक स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक विशाल तथा सार्वजनिक स्नानागार भी प्राप्त हुआ। यह विशाल स्नानागार 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा प्राप्त हुआ। स्नानागार, विशाल स्नानागार, जो वहाँ पे लोग ज्यादा गांवों की संख्या में नहाने जाते थे। इसके प्रत्येक और जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी, यानी जिस तरह से ऐसे होता था छठ पूजा हम लोगों के पास और सीढ़ियां बनी होती थी, उसी तरह से स्नानागार से पानी को बाहर निकलने के लिए बड़ा बड़ा नाला होता था। स्नानागार को देखिए थोड़ा सा वही मिनट, ये हम लोग पढ़ लें। विशाल सार्वजनिक, मोहनजोदड़ो में एक विशाल सार्वजनिक स्थान प्राप्त हुआ। यह विशाल स्नानागार जो है 39 फुट लंबा, 23 फुट चौड़ा, 8 फुट गहरा। इसके प्रत्येक जल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां। स्नानागार से पानी बाहर निकलने के लिए समुचित व्यवस्था की गई है। स्नानागार में जल समीप बने कुआं आता था। स्नानागार में के उत्तर तथा दक्षिण में सीढ़ियां बनी थी। स्नानागार के ऊपर छोटे कमरे होते थे जो कपड़े बदलने के लिए काम आता था। ये इस तरह से जो है आपका एक प्रकार का नहाने वाला घर हो गया, जिसको नहान घर भी कहते हैं, लेकिन पहले स्नानागार कहा जाता है। स्नानागार। चलिए आगे। अब बड़ा स्नानागार मिला था, एक बड़ा स्नानागार मिला था, विशाल अन्नानागार। अन्नानागार यानी अन्न भरना। मोहनजोदड़ो में 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा अन्नागार मिला था। अन्नागार यानी कि अन्न रखने वाला भंडार, ठीक है। और हड़प्पा के दुर्ग में 12 धान्य कोठारे खोजे गए थे। 12 कोठी जो हम लोग देखते हैं ना, पास तो हम लोगों के पास स्टील का बना मिलता है, पहले मिट्टी का लोग बना लेते थे घर में, दादी उदी। तो 12 धान्य कोठरे खोजे गए थे। ये दो कतारे में 6-6 लाइन में खड़ी थी, यानी 6-6 लाइन में खड़ा था। 66 यानी 6-6-6 यानी 6-6 12 गो, ठीक है। ये धान कोठारे ईंटे के चबूतरे चबूतरे हैं और प्रत्येक आकार में 15.23 मीटर यानी 6.09 मीटर ही है। इस अन्नानगर के में आसपास के स्रोतों से प्राप्त खादान भरा जाता था। ये जो है नानागर में, ये सारा इम्पोर्टेंट है भाई, याद रखना है हमें, ठीक है, क्योंकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा चीजें आपको याद करना है, सब चीज आपको याद रहे। ये हो गया। उसके बाद है
सांस्कृतिक रूप से संपन्न शहरी केंद्र मोहनजोदड़ो सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण शहरी केंद्र है। मोहनजोदड़ो क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण शहरी केंद्र था, जहाँ से अनेक प्रकार की मूर्तियां, मृत मूर्तियां, मृदभांड, सूती कपड़े, अवशेष, पशुओं की अस्थियां इत्यादि प्राप्त है। अतः शिव पुजारी की मूर्ति, मातृ देवी, अनेक प्रतिमाएं मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से कई प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसे हम लोग संस्कृति कहते हैं। और यहाँ पे जो है उपयुक्त बिंदु स्पष्ट करता है कि मोहनजोदड़ो अत्यधिक विशिष्ट नगर था। मोहनजोदड़ो की विशिष्टता हमें सुनियोजित नगर, किलेबंदी, अद्भुत जल निष्कासी, विस्तृत सड़कों तथा समृद्धि संस्कृति, पुरातात्विक सामग्री के लिए दिखाया जाता था। ये इम्पोर्टेंट चीज है। उसके बाद है सामाजिक भिन्नताओं का आंदोलन। सामाजिक भिन्नताओं का आंदोलन, जैसे कि पुरातत्वविद यह मानने जानने के लिए क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नताएं थी। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन विधियों में से एक सावधानों का अध्ययन है। और उसके बाद जो है सामाजिक भिन्नता को पहचानने के एक अन्य विधि ऐसी पुरातत्व वस्तु अध्ययन, जिन्हें हम लोग पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगिक तथा विलास की वस्तुओं को वर्गीकृत करते हैं। बहुत ही पूरा अच्छा चैप्टर है। चलिए हम लोग यहाँ तक किए ना आज की क्लास में, कल 5 पार्ट्स जब लाएंगे उसमें नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।